हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं पंकज पीटवाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान जीआईसी असीड सिमली चमोली गढ़वाल से। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मिशन शतक और इसमें जो पूछे गए प्रश्न थे, और ख़ासकर हम यहां पर बात करेंगे पार्ट 2 यानी कि केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर्स क्या होंगे, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका था फिजिक्स का, और जो दूसरा पार्ट यहाँ पर है वो आपका है केमिस्ट्री। पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और पार्ट सेकंड में भी 50 क्वेश्चन है, और जो पार्ट थर्ड आपके पास होगा मैथमेटिक्स का, उसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं बिना देर किए हुए। तो आपके पास है, तो पार्ट सेकंड हमारे पास यहाँ पर है। बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा कांच। कांच इसका एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि शर्करा, KCl और हीरा ये सभी क्या है, क्रिस्टलीय हैं। 52 में आपके पास है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक होता है। तो ये आपका होगा पहला आंसर, यानी कि ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए, K = A0 - A/T। 53 में आपको बोला गया है वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, तो इसका आंसर होगा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। 54 में आपको बोला गया है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका आंसर होगा D यानी कि N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। 54 का D। 55 में आपके पास है कंपाउंड दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सी समवायवता होगी, क्योंकि दोनों कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है या तो लिगेंड की तरह काम कर रहा है या काउंटर फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये आपका ये यहाँ पर दोनों यौगिक हाइड्रेट समवायवता दिखा रहे होंगे। 56 पे चलते हैं आगे। आपसे बोला गया है कि 56 में आपको बोला गया है कि फिनॉल एवं CCl4 की जलीय क्षार की उपस्थिति में बने उत्पाद का जल विघटन करने पर बने उत्पाद को कहते हैं। तो ये सीधा रिएक्शन हमारे पास होती है रीमर-टाइमन रिएक्शन, और CCl4 की उपस्थिति में बनता है सैलिसाइलिक अम्ल, और अगर CHCl3 होता यानी कि क्लोरोफॉर्म होता तब सैलिसल्डिहाइड होता है। और यहाँ पर जो 56 का आंसर होगा वो रीमन-टाइमन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बी होगा, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल। 57 की अगर हम बात करें, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं, तो ये आपके पास होता है टॉलेंस अभिकर्मक। 57 का ए। 58 में हम आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विचलन नहीं होना था, विरचन होना था यहाँ पे। तो ये प्राइमरी एमाइन को बनाने के लिए यूज किया जाता है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। 59 की अगर हम बात करें, 58 का ए प्राइमरी एमाइन। 59 की अगर हम बात करें, एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यानी कि हाफमैन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 60वें B1 का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थाइमीन, यानी कि इसका आंसर होगा 60 का आंसर होगा D। 60 का आंसर होगा D। 61 पे हम आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन आपका एनाल्जेसिक भी होता है और एंटीपायरेटिक्स भी होगा। ग्रेफाइट की ज्यामिति होती है षटकोणीय हेक्सागोनल। 63 में दिया हुआ है कि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है, तो विलयन कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर मोललता वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास होगा 18/180, यानी कि मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000/1000 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 18/180, यानी कि 0.1 मोलल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 64 पे आपसे पूछा गया है कि K3FeCN6 में वान टॉप गुणांक का मान कितना होगा। अब अगर आप इसे देखोगे, जब ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा तो 3K+ और FeCN-6 के ऊपर -3 चार्ज आएगा, तो यानी कुल मिला के 4 आयन बनेंगे। तो वान टॉप गुणांक का फॉर्मूला आप लगाओगे तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या बटे वियोजन से पहले आयनों की संख्या 1। तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि 64 का C। 65 पे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा गया है जिंक Zn+2 सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर+2 कॉपर में सेल का ऋणात्मक सिरा है। तो यहाँ पर ऋणात्मक सिरा यानी कि एनोड की बात की जा रही है, तो एनोड होगा जिंक, यानी कि 65 का V। 66 में अगर हम आगे बढ़ें, डेल्टा जी नॉट और के सी में क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT log के सी, यानी कि 66 का B। 67 में पूछा गया है कि एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम नाइट्रोजन वाले यौगिक होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, यानी कि 67 का B। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, यानी कि अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो आपके पास आंसर होगा A, यानी कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻�7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। राइट, अब हम बोल सकते हैं कि यानी कि 68 का जो आंसर होगा वो होगा A। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइड एस्क है, तो ये तो बहुत ही आसान है। बॉक्साइड एस्क होता है किसका, एल्यूमिनियम का, यानी कि 69 का D। 70 में हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही आसान भी है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो ये होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन पर कभी भी धनात्मक चार्ज नहीं दिखता है, यानी कि सी इसका आंसर होगा 70 का C। 71 का देखें तो HNO3 के निर्माण में ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा जब हम इसका निर्माण करते हैं HNO3 का, तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। 72 की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो गुण होता है, मतलब यहाँ पे बोला गया कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, तो डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनीय संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनकी संयोजकता बदलती रहती है, जैसे Mn की +2 से +7 होती है। रंगीन आयन भी बनाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी सदैव पूर्ण होते हैं। जरूरी नहीं होता है कि सदैव डी कक्षक पूर्ण हो, ये केवल ग्रुप 12 के तत्वों में होता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों में लगभग ए वाला गुण भी होता है, बी वाला भी होता है, सी वाला भी होता है, और डी वाला नहीं होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल सदैव पूर्ण नहीं होता है, कभी D1 भी हो सकता है और D9 तक हो सकता है और D10 भी होता है, तो इसका आंसर होगा D। ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। 72 का D। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि FeC2O4 3 के ऊपर है -3 चार्ज में Fe की उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी, मतलब यहाँ पर पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर। Fe के साथ जो आपका ऑक्सिलेट आयन है C2O4 वो कितने बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि आपको पता है C2O4 द्विदंती लिगेंड है, यानी कि डाइडेंटेंट है या बाइडेंटेंट है, तो एक C2O4 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 C2O4 कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6, यानी कि 73 का C। 73 का C। आगे हम बढ़ते हैं 74 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है एक दंतुर लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है, तो एक दंतुर लिगेंड कौन सा होगा, एक दंतुर लिगेंड है तो CN भी एक दंतुर है। यहाँ पर आई थिंक ये पूछा जाना चाहिए कि एम्बीडेंट यानी कि उभयदंती लिगेंड कौन सा है, तो उभयदंती अगर लिगेंड होता तो उसका आंसर होता है CN, यानी कि A। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, एक दंतुर यानी कि मोनोडेंटेंट, मोनोडेंटेंट तो यहाँ पे हर कोई है, अमोनिया भी मोनोडेंटेंट है, Cl भी मोनोडेंटेंट है, NO2+ भी मोनोडेंटेंट है, और CN नेगेटिव थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा कि एम्बीडेंटेंट लिगेंड कौन सा है, यानी कि उभयदंती लिगेंड CN है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 पे। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड सबसे अधिक क्रियाशील है, तो HCHO सबसे अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि इसमें छोटा सा समूह है H, जबकि मिथाइल में CH3 आ गया और C6H5 में बेंजीन रिंग वाला यानी कि फिनाइल ग्रुप आ गया, तो इसलिए 75 का आंसर होगा C। सेलुलोज है 76 में,
तो सेलुलोज आपका क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, यानी कि इसका आंसर होगा डी, 76 का डी। जंतु शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसका सही आंसर होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में संचित रहता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में संचित रहता है, ग्लाइकोजन में। 78 डिटॉल एक है, तो डिटॉल आपका होता है प्रतिजैविक, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक। 78 का ए। आगे हम बढ़े 79, यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है C2H5O C2H5 प्लस 4H रेड फॉस्फोरस HI, यहाँ पे 2X बन रहा है प्लस H2, तो X क्या है, तो यहाँ पे पूर्णतः रिडक्शन होगा। तो पूर्ण रिडक्शन होने पर इथॉक्सी इथेन यानी कि C2H5O C2H5 देगा इथेन, क्या देगा, इथेन, यानी कि आपका आंसर होगा 79 का बी। 80, अगर हम 80 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि फीलिंग विलियन को अपचेत करता है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सभी आपके पास क्या हैं, एक तरह से सब में COOH ग्रुप है। लेकिन फॉर्मिक अम्ल थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर बनाओगे HC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एल्डिहाइड समूह भी हमें एक तरह से दिखता है। तो इसलिए फीलिंग विलियन को अपचेत कौन करेगा, जिसमें एल्डिहाइड वाला समूह दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा, हालांकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह भी होता है, लेकिन अगर आप एक तरफ से देखोगे तो SCHO भी आपको दिखेगा। तो 80 का डी होगा, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। 81 आपके पास बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी आपके संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जिंक, तो इसका आंसर नहीं होगा 81 का। आगे हम बात करें, जिंक के बाद कैडमियम दिया हुआ है, कैडमियम भी नहीं होगा। क्रोमियम आपका संक्रमण तत्व होता है, मरकरी संक्रमण नहीं होता है। तो 81 का आंसर होगा संक्रमण तत्व है, कौन होगा, क्रोमियम इसका सही आंसर होगा, सी। 82 संकुल आयन CrEn का होल थ्राइस प्लस थर्ड में एथिलीन डाइएमाइन लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, EN, यानी कि इथेन 1,2 डाइएमाइन, जिसमें हम सूत्र लिख सकते हैं NH2CH2CH2NH2। दो नाइट्रोजन होने के कारण दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, तो इसलिए आपका EN इथाइलिनी डाइएमाइन, या फिर इसे बोला जाता है इथेन 1,2 डाइएमाइन द्विदंती लिगेंड है, दो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। 83 में आपके पास यहाँ पर बोला गया कि अभिक्रिया का वेग H2 के संदर्भ में होगा, तो सीधा हम क्या करते हैं, जो आपके पास गुणांक है उन्हें अपॉन में कर लेते हैं, और जो अभिकर्मक होता है उसके लिए माइनस साइन आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा -1/3 dH2/dt, यानी कि 83 का ए। 84 में आपके पास है ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ग्लिसरॉल आपके पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOS फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो आपका है वो आपका ग्लिसरॉल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 85 गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है, बाकी तो सही है लेकिन एक गलत होगा। तो एनोड ऋणावेशित होता है, बिल्कुल सही है। कैथोड धनावेशित होता है, ये भी सही है। एनोड पर अपचयन होता है, ठीक है, और कैथोड पर अपचयन होता है, तो इनमें से एक गलत है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो इसका अगर हम आंसर देखें 85 का आंसर होगा सी, एनोड पर अपचयन नहीं होता है, एनोड पर क्या होता है, उपचयन। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, अपचयन का मतलब रिडक्शन होता है आई थिंक, तो सी आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 86 में HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल को Ag2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर बनेगा Ag, यानी कि आपके पास बन गया सिल्वर मिरर, राइट। 86 का हो गया बी। 87 में आपके पास है ब्रेव जालकों की संख्या होती है, तो ब्रेव जालकों की संख्या होती है 14,
यानी कि 87 का सी। और अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम होते हैं 7। 88 हेनरी का नियम है, तो हेनरी का नियम आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर इसका आंसर होता है ए, P=KH(x). ठीक है, जो दाब होता है वो आपका मोलर प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, और KH आपका क्या होता है, हेनरी गुणांक। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 89 में हमारे पास बोला गया है निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल अमाइन बनाया जाता है। मेथिल अमाइन किस विधि से बनाया जाता है? वुड्स से तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वुड्स से एल्केन बनते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बिल्कुल बन जाएगा। मेथिल अमाइन कोल्बे अभिक्रिया से भी नहीं बनेगा, फ्रीडल से नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा 89 का बी। 90 पे बढ़ते हैं आगे। वह अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए टॉलेंस आपका किसके साथ अभिक्रिया करता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। फीलिंग भी आपके पास किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है, केवल एलिफेटिक। सिप भी आपका एल्डिहाइड के लिए होता है। और ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है, ये दोनों के साथ, एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी अभिक्रिया करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो एल्डिहाइड की हेल्प से, मिथेनॉल की हेल्प से आप प्राइमरी, और मिथेनॉल के अलावा जो अदर एल्डिहाइड हैं उनकी हेल्प से हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, जबकि कीटोन की हेल्प से हम तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं जब उनकी रिएक्शन किसके साथ की जाती है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो 90 का आंसर होगा डी। अग्निशमन में उपयोग लाए जाने वाला हैलोजन है, तो इसका आंसर है CCl4, जिसे पायरीन नाम से बेचा जाता है मार्केट में। CCl4 पायरीन बोलते हैं CCl4 को। तो अगर आपके पास आता है कहीं पर कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग लिखिए, तो ये अग्निशमन यानी कि आग बुझाने के काम आता है। आगे आपके पास है 92 में आपको पूछा गया है कि अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो टीयर गैस का रासायनिक सूत्र है CCl3 होना चाहिए यहाँ पे, CCl3NO2, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। इसका आंसर होगा डी, 92 का डी, अश्रु गैस। ठीक है, आपको पूछा जाता है बहुत बार कि हैलोजन वाली ऐसी 2 गैसें बताइए जो विषैली होती है। तो ये एक तो आपके पास हो गया क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2, और दूसरी गैस होती है फॉस्जीन COCl2। 92 का हो गया डी। 93 में आपके पास है शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो 1000/18 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 93 का सी। धुआं होता है। अब धुआं क्या होता है? धुएं में क्या होता है? कार्बन के कुछ कण होते हैं, और कार्बन के कण कहाँ फैले होते हैं? गैस में, यानी कि हवा में फैले होते हैं, एयर में फैले होते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि धुआं है। धुआं क्या है? गैस में ठोस का विलयन, कोलाइडी विलयन होता है ये। तो 94 का ए। 95 की हम बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। 95 में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। 96 में आपके पास है हीबर प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है N2+H2, और यहाँ पर कैटलिस्ट दिया जाता है Fe, और MO एज आ क्या बोलते उसे? MO आपके पास क्या होता है? कैटलिस्ट की जो रेट को बढ़ा देता है उसे हम बोलते हैं प्रमोटर, यानी कि वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं यहाँ पे मॉलिब्डेनम। ठीक है, हेबर प्रोसेस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 96 का आंसर हो गया ए। 97 की बात करते हैं। निम्न में से किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप सब में देखोगे तो कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण अवस्था होगी, लेकिन आंसर बी होगा इसका। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल लिगेंड का काम करता है, CO पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसलिए Fe में जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी आयरन की, वो क्या होगी? 0। ठीक है, जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, धातु कार्बोनिल होते हैं, उनमें जो आपका सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0। 98 की बात करें, 97 का हो गया बी। 98 की बात करें, हेक्साएमीन
प्लेटिनम 4 क्लोराइड के लिए सही संकुल यौगिक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें हेक्सामाइन मतलब 6 एमाइन होने चाहिए, 6 अमोनिया होने चाहिए और प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन आना चाहिए वो आना चाहिए 4। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो लास्ट वाला सही आंसर होना चाहिए या बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, बी इसलिए होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे Pt की जगह x रखोगे, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो x प्लस ओ, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा देखिए, अब प्लेटिनम x अमोनिया 0 हो गया और क्लोरीन हो गया -4 इक्वल टू 0 रखोगे फिर x इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर होगा डी, 98 का डी। 99 पे चलते हैं, किसका क्वथनांक उच्च होगा? तो उच्च क्वथनांक वाला कौन होगा? एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, अंतर आणविक यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपका CH3OH का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम क्वथनांक यहाँ पर होगा, सबसे कम क्वथनांक यहाँ पर होगा ए वाले का यानी कि इथेन का। डी वाला ऑप्शन आई थिंक CH3 होना चाहिए, मिथॉक्सी मीथेन। 100 की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लेड संचायक सेल जो आपके पास होता है, लेड एक्यूमुलेटर, लेड स्टोरेज बैटरी, ये आपका सेकेंडरी सेल होता है। इसे हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि एक बार नहीं बार बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अदर जो यहाँ पर दिए हुए हैं शुष्क सेल, मरकरी सेल, डैनियल सेल, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक सेल हैं। और लेड संचायक सेल ये आपका रिवर्सिबल होता है यानी कि 100 का सी। तो थैंक यू सो मच, ये थे आपके आंसर। अगर कहीं पर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।